My dear viewers, Assalamu alaikum. I am here today with a new video on the demand of my students that I should tell them what is a format of letter writing, especially the students of FSC Part 1. They need it badly and they have requested me to make a comprehensive video on the types of letter and the format of formal letters to be written in their examination. So I am here with a new video that is types of letter with a sample of formal letter as well. I hope it is going to give you a great advantage. But first of all, I will make a request to my viewers that to like, share, and subscribe my channel if they have not subscribed it before. Kindly give your kind comments as well. How did you find this video? Whether it is going to help you in your examination or not. I'll be waiting for your comments. Now, I tell you that there are two types of letters: formal letters and informal letters. Coming to the definition of formal letters, these letters follow a certain pattern and formality. They are strictly kept professional in nature and directly address the issue concerned. Any type of business letter, official letter fall under the category of formal letters. Dear viewers, formal letters have a special format. It has its strict rules. कुछ रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है. एक फॉर्मेट है जिसको आपने हर हाल में फॉलो करना है. And they are of professional nature as well. It directly addresses the issue concerned. There is no need of informalities in these type of letters. You remain stick to the point. You have to be stick to the main point or subject of the letter. आपने फॉर्मल लेटर में एक पॉइंट पे स्टिक रहना होता है. जो आपका सब्जेक्ट होता है उस लेटर का, आपने उसी के गिर्द रिवॉल्व करना होता है. यू हैव टू रिवॉल्व अराउंड द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर. आपने उस लेटर में कोई इनफॉर्मेलिटीज शो नहीं करनी. आपने डायरेक्ट एड्रेस करना है जिनको आप वो लेटर लिख रहे हैं. आप उनको एड्रेस करेंगे और डायरेक्टली अपने पॉइंट पे आ जाएंगे कि व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर. आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, आपका प्रॉब्लम क्या है. फिर आप वही पार्टिकुलर प्रॉब्लम निरेट करते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है. दैट्स इट. ये बहुत ही कंसाइज होता है, बहुत ब्रीफ लेटर होता है जिसमें आप कुछ सेंटेंसेस में एक ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ की शक्ल में अपना प्रॉब्लम बयान करते हैं और फिर उसको फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं. इट शुड नॉट बी वेरी लेंथी. आपके प्रॉब्लम्स, आपका जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, आप उसको कुछ अल्फाज में, कुछ सेंटेंसेस के अंदर आप बयान कर देते हैं और फिर उस लेटर को ख़त्म कर देते हैं. कमिंग टू इनफॉर्मल लेटर. नाउ व्हाट इज़ इनफॉर्मल लेटर? दीज आर पर्सनल लेटर्स. ये आपके पर्सनल लेटर्स होते हैं. लाइक दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न और एडहेयर टू एनी फॉर्मेलिटीज. यानी उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, उसका कोई फॉर्मेट नहीं है. adhere to, you don't have to be stick to any formalities.
आपने फॉर इनफॉर्मल लेटर्स आप अपनी फ्रेंड को लिखते हैं, आप अपनी कज़न को लिखते हैं, आप अपनी सिस्टर को लिखते हैं, आप अपने ब्रदर को लिखते हैं। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ब्रदर का एड्रेस लिखेंगे, पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर ब्रदर का एड्रेस लिखेंगे, और फिर ये ज़रूरी नहीं है। इनफॉर्मल लेटर्स में आप फ़ौरन से आप अपने भाई को एड्रेस करते हैं और इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप स्टार्ट हो जाते हैं लिखना, और आप बहुत सी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सैल्यूटेशन के बाद आप वेदर के बारे में पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ मौसम कैसा है, आपके भाई जहाँ रहते हैं उनके यहाँ मौसम कैसा है, क्या उन्होंने अपनी हैबिट्स चेंज की हैं, क्या वो वॉक पे जाते हैं, क्या वो अपने ऑफिस रेगुलर, अगर वो कॉलेज पढ़ते हैं तो क्या वो कॉलेज रेगुलरली जा रहे हैं, अपनी जॉब पे रेगुलरली जा रहे हैं। उसमें कोई आपका कोई इशू नहीं होता जिसको आपने डिस्कस करना होता है। आप इनफॉर्मल लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई सेट पैटर्न नहीं होता उसके लिए। So these type of letters contain personal information or are a written conversation। जैसे आप अपने भाई से कन्वर्सेट कर रहे हैं, आप अपनी फ्रेंड से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप एक टाइम, एक स्पेस होता है, एक प्लेस है, वहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं और फिर आप लिखते ही चले जाते हैं। कुछ पुरानी यादों के बारे में लिखते हैं, कुछ प्रेजेंट एक्टिविटीज़ के बारे में आप लिख रहे हैं, अपनी फ्रेंड से आप पूछ रहे हैं कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं आजकल, उनकी हैबिट्स हैं, या उनको आप पुरानी बातें याद करवा रहे हैं। बहुत कुछ आप उसमें लिख सकते हैं। सो दिस इज़ अ रिटन कन्वर्सेशन। ऐसा लगता है कि आप उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन रिटन फॉर्म में। सो द इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, acquaintances, relatives, etc. आप अपनी दोस्तों को लिखते हैं, आप अपने बहुत अच्छे जानने वालों को लिखते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। ये सब इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, यही डिफरेंस है फॉर्मल लेटर्स में और इनफॉर्मल लेटर्स में, कि फॉर्मल लेटर्स स्ट्रिक्टली ऑफिशियल लेटर्स हैं, उनका एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है जिसको हमने फॉलो करना होता है हर हाल में। वो एक फॉर्मल सेट पैटर्न है, हमने उसी पैटर्न पे हमने एड्रेस करना होता है जिसको हमने लेटर लिखना है। फिर हमने कोई उनसे ग्रीटिंग, कुछ ऐसा एक्सचेंज नहीं करना कि वेदर कैसा है, कुछ भी नहीं। हम डायरेक्ट अपने पॉइंट पे आ जाते हैं और डायरेक्ट अपना पॉइंट उस पे बयान करते हैं और उस लेटर को ख़त्म कर देते हैं। इट हैज़ इट्स लिमिटेड लेंथ। Now, what is the format of formal letter? आपने फॉर्मल लेटर स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन, स्पेशली माय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, because in second year you don't have letter writing but you have report writing in second year examination. Coming to the first step, you need to be very careful now while I explain different steps of writing a formal letter. Your step number 1 is your own address. In your examination, your address must be Examination Hall, City ABC, and dated. So your address in the examination, instead of writing your address, your office address or your home address, you write Examination Hall. This is your address. So step 1 is your own address. Coming to step 2, you have to mention a date. For example, it's 12th November 2020. Now see, in step 1, your address should be written in the top left corner of the letter. It is very important to know that you will start your letter from the left corner of the page. Avoid putting commas or full stops at the end of lines. For example, Examination Hall.
After examination hall, you won't put any comma or full stop. Similarly, X, Y, Z or A, B, C, you won't put any comma or full stop at the end. This was very important in step 1. Coming to step number 2, that is date. After writing your address, you will mention the date, that is 12th November 2020. This is how you may see on the screen the date 12th November 2020. Coming to step number 3, the address of the person you are writing to. Now, after date, you will write the address of the person that you are writing. The address should be written on the left, starting below your address. ये याद रखिएगा, जहां आपका एड्रेस होगा, डेट होगी, उसी के एग्जैक्ट बिलो दैट आपने इधर उधर नहीं जाना, अलाइनमेंट नहीं करनी अपने लेफ्ट और राइट की, आपने स्टिक रहना है लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे, आपने स्टिक रहना होगा. So you will write the address on the left side just below the date. Coming to step number 4, you will write a subject. ये याद रखिए कि फॉर्मल लेटर में आपने सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करना है. What is the subject of the letter? As it is highlighted, you know. What is the subject of the letter? You have to mention that particular problem you are writing about, or the thing you are writing about, the issue you are writing about. So the main thing, the main theme or the subject, what is the topic of that letter you are writing on. Coming to step number 5, greeting or salutation. Then you will greet a person, dear sir, dear madam. Or if you know the name of the person, you must write dear Mr. Abrar, or dear Mr. Ahmed, or dear Mr. Salar. You have to mention, if you know the name, you have to mention the name of a person as well. Dear sir, or dear madam, or dear Mr. Abrar, etc. This is how you have to greet a person, or you have to make a salutation. I hope this slide is clear to you. Step 1, your own address but on the top left corner of the letter. Step 2 is the date. Step 3, the address of the person you are writing to. Step number 4, the subject of the letter. Step number 5, greeting. I hope this is clear to you now. You have understood these steps well. Now, main body of the letter. Coming to the main body of the letter, now after salutation or after greeting like dear sir or dear madam or dear Mr. Abrar, in the very first paragraph, you will just introduce the problem, or it should be short and should state the purpose of a letter. Why are you writing this letter? But remember that this paragraph is a short one. For example, you are writing that with reference to your newspaper, I wish to highlight the problem of traffic in our city. As traffic has created great problem these days for pedestrians or for the common public. This is how you have to introduce the problem, but it should be a very short, like 2 to 3 sentences, not more than that. Now, in the second paragraph is very important because the whole problem is narrated in the second paragraph.
or the main issue is discussed in this second paragraph. It should contain the relevant information behind the writing of the letter. Now, what is the information you are giving? All the important thing or information is to be mentioned in the second paragraph. Keep it to the point. ये याद रखिएगा कि you have to stick to your point, आपने to the point रखना है इस लेटर को. Just go on explaining your problem, your issue, and concentrate it in a clear and logical manner. ये बहुत क्लियर होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए. डिस्पर्स थॉट्स नहीं होनी चाहिए आपकी. आपने ऑर्गेनाइज्ड वे में वन आफ्टर द अदर आपने उन प्रॉब्लम्स को नरेट करते जाना है. और रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. ये नहीं है कि जो आप फर्स्ट लाइन में जो सेंटेंस आप मेंशन कर चुके हैं, जो प्रॉब्लम, आप उसको 2 और 3 सेंटेंसेस के बाद दोबारा आप ऐसा नहीं कर सकते. It will lose its, it means that you have lost concentration and it will lose its body, the main body. So your thoughts must not be dispersed. Dispersed thoughts के साथ आपने नहीं लिखना. आपने points को, इसको point wise आपने discuss करना है. Keep it to the point and concentrate it in a clear and logical manner rather than expanding too much. इसको बहुत ज़्यादा expand नहीं करना. आपने ये नहीं सोचना कि आपने इस issue को prolong करते जाना है, उसको expand करते जाना है बहुत सी lines में. कुछ लाइंस में बहुत लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन के साथ आप कुछ लाइंस लिखें, लेकिन लॉजिकल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन हो, देन इट लीव्स अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द रीडर. देन इन द थर्ड पैराग्राफ it should state what action you expect the recipient to take. Concluding paragraph होता है जिसमें आप कुछ suggestions दे सकते हैं या जिसमें आप expect करते हैं, आप लिखते हैं कि you expect from the authorities the immediate solution of the problem, कि आप के problem का immediate solution निकाल लिया जाएगा या ऐसे कुछ steps लिए जाएंगे जिनमें आपके problem को solve किया जाएगा. Like to refund or to send you information, etc. So this formal letter should consist of 3 paragraphs. Now, first paragraph is introductory paragraph in which you will tell why are you writing a letter, the purpose of a letter. In the second paragraph, you will give all the relevant information regarding that problem. What is the issue? What are the problems faced by the citizens or the common public or the common man? It should be very logical, written in clear sentences, and focus should be to write few sentences but very effective, logical and clear. And it should not, your focus should not be on expanding the paragraph. And then coming to the third paragraph and the final paragraph in which you will make a request or you will expect from the authorities what action should be taken regarding your problem or to solve your issue. Coming to the ending of the letter, after this body of the letter, then you will end a letter with, if you begin your letter with dear sir. अब ये याद रखें कि अगर आपने dear sir या dear madam से आपने अपना letter start किया था, salutation was dear sir or dear madam, then end the letter this way, yours faithfully. जब आप सर या मैडम कह के आपने उसको एड्रेस किया बंदे को, तो आपने एंड कैसे करना है? एंड आपने योर्स फेथफुली लिखना है. दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. बट इफ यू बिगिन योर लेटर विद डियर मिस्टर अब्रार, आपने नेम से अगर लेटर स्टार्ट किया है, देन एंड योर लेटर इन दिस वे, योर्स सिंसियरली. And then you have to do your signature, and especially in examination the students will write XYZ.
I hope this slide and the things on it are very much clear to my. Now, here is a sample letter for you. In order to make it more clear to my students, now, what is the topic of the letter? Write a letter to the newspaper editor about the heaps of garbage lying on the roadsides. Now, the problem is, the title of the letter is कि रोड साइड्स पे जो गार्बेज के, जो कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, उस प्रॉब्लम को आप हाईलाइट करें एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू. न्यूज़पेपर एडिटर को आप अपना प्रॉब्लम बयान करें ताकि वो न्यूज़पेपर में आ जाए और आपका प्रॉब्लम हाईलाइट हो सके. Now, first of all, according to the format of the letter, you have to, first of all, what was step 1? अब आपको step 1 याद है कि step 1 में आपने अपना एड्रेस लिखना था और आपका अपना एड्रेस होगा एग्जामिनेशन हॉल. इट इज़ फॉर माई स्टूडेंट्स. उन्होंने पेपर में अपना एड्रेस एग्जामिनेशन हॉल लिखना है, सिटी XYZ. अब दिस वॉज योर स्टेप 1. अब स्टेप 1 में आपने देखा कि एग्जामिनेशन हॉल के बाद कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाया गया. आई हैव नॉट पुट एनी फुल स्टॉप और कॉमा आफ्टर एग्जामिनेशन हॉल. एंड देन सिटी XYZ. देयर इज नो कॉमा, नो फुल स्टॉप एट ऑल. दिस इज योर स्टेप 1. नाउ सी डेटेड स्टेप 2. आपको याद है कि स्टेप 2 में आपने डेट लिखनी है 12th November, 2020. This is your address in step 1 and then step 2 date. Coming to step number 3, आपका step number 3 क्या होगा? उस बंदे का एड्रेस होगा, उस कंपनी का एड्रेस होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस होगा, उस डिपार्टमेंट का एड्रेस होगा, उस कॉलेज का, उस स्कूल का एड्रेस होगा जिनको आप लेटर लिख रहे हैं. यहाँ आपने लेटर न्यूज़पेपर एडिटर को लिखना है. इसीलिए आपका एड्रेस है द एडिटर, द न्यूज़ XYZ. दिस इज द एड्रेस ऑफ द एडिटर न्यूज़पेपर. Definitely, you don't have to write correct address. You have to assume only that you are writing this about your issue or this problem to the newspaper editor. You will assume your address as Examination Hall, City XYZ, dated 12th November 2020. And then coming to the address of the person you are writing to, the editor, the news XYZ. Now, step number 4 is the subject. What is the subject of the letter? And your subject is, आप ये याद रखें बेटा कि स्टूडेंट्स मोस्टली पूछते हैं कि सब्जेक्ट कैसे लिखा जाए. आप सब्जेक्ट जो है वो टाइटल देख लीजिए, आपके लेटर का टाइटल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर अबाउट द हीप्स ऑफ गार्बेज लाइंग ऑन द रोड साइड्स. तो आपका सब्जेक्ट जो है वो आपके टाइटल ऑफ द लेटर में दिया गया है ऑलरेडी. वहीं से आप वो सब्जेक्ट उठाइए और सब्जेक्ट के साथ लिख दीजिए. Problem of cleanliness in our city और problem of heaps of garbage lying on the roadsides. यही आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट आपके लिए चूज करना मुश्किल नहीं है. आप लेटर का जो टाइटल है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, वहां से आप सब्जेक्ट उठाइए और उसको डायरेक्टली मेंशन कर दीजिए. Coming to the salutation. Now the next step, that is fifth step, is your salutation or your greeting. डियर सर, आपने यहाँ पे डियर सर, या अगर किसी फीमेल को आप एड्रेस कर रहे हैं तो आपने डियर मैडम लिखना है. और इफ यू नो द नेम ऑफ द पर्सन, देन यू हैव टू मेंशन द नेम डियर सर, डियर मिस्टर असद, फिर आपने मिस्टर. और इफ यू नो द नेम ऑफ सम फीमेल, डियर मिस
or mistress or Mrs. You have to directly name the person. Now, in the first paragraph, coming to the body of the letter, अब आप body की तरफ आ जाइए. Body में आपको याद है कि सबसे पहले आपने introduction देना है, purpose लिखना है कि why are you writing this letter. Now see, through your esteemed newspaper, I wish to highlight the problem of cleanliness on the city roads and streets and in residential as well as commercial areas. Now see, this is the purpose of the writing a letter. ये आपने एक पर्पस बयान किया कि आप किस लिए ये लेटर न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं. आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस प्रॉब्लम को जो आपने सब्जेक्ट में मेंशन किया, आप उसी को यहाँ मेंशन करें. दैट हीप्स ऑफ अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द हीप्स ऑफ गार्बेज लाइंग ऑन द रोड साइड और इन रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल एरियाज. Now coming to the middle paragraph in which you have to highlight the issue. आप सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंसेस में, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने इसको डिस्कस करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन दिस पैराग्राफ लाइक overflowing garbage bins are a common sight all over the city, particularly on the roadsides. Piles of unattended garbage are lying on the sides of main GT road, which includes home waste, plastic bags, bottles and even construction waste at a number of places. It seems as if sanitary workers collect the home waste and throw it at roadsides. The garbage truck comes once in a month to clear it. The stinking smell emanating from the garbage had made it very difficult to walk on the roads and streets. This garbage has filled sewerage lines and as a result sewage overflow on roads and making them impassable. और creating difficulties for the pedestrians. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. It has become a breeding place for bacterial and viral diseases. बहुत सी बीमारियों की परवरिश के लिए ये एक जगह बन चुकी है. This miserable condition is the worst example of the lethargy of the district government. Lethargy, laziness. यानी district government, it all comes, or the district government is to be blamed for it. He says this miserable condition is the worst example of the lethargy of the district government. Now see, this was the problem which has been discussed in the middle paragraph. अब आप देखिए कि जो एक लाइन में जो सेंटेंस कहा गया, जो प्रॉब्लम डिस्कस हुआ, उसको रिपीट नेक्स्ट लाइंस में नहीं किया गया. कुछ लाइंस में आपने प्रॉब्लम बताया और फिर आपने रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया कुछ लोगों को. इसमें अगर आपके नज़र में है या तो रेजिडेंट्स जो हैं, रेजिडेंट्स ऑफ द एरिया आर टू बी ब्लेम्ड. अगर आप रेजिडेंट्स को ब्लेम करना चाहते हैं आप वो भी लिख सकते हैं. या हु इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर इट. सैनिटरी वर्कर्स हैं, वो रेगुलरली नहीं आते, दे आर नॉट फुलफिलिंग और दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज़ प्रॉपरली एंड रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस. अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, आप उनको ब्लेम करना चाहते हैं तो आप उनको भी पहले प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, फिर जो लोग ब्लेम आप करना चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन लोगों पे आती हैं, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं. एंड देन कमिंग टू द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो है वो क्या है? Now, the city administration should take immediate notice of the situation. अब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसकी तवज्जो दिला रहे हैं न्यूज़पेपर के ज़रिए, आप किसको हेल्प के लिए बुला रहे हैं. आपने कहा कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक इमीडिएट नोटिस ऑफ द सिचुएशन. हमारी जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस सिचुएशन का फौरी नोटिस लेना चाहिए. एंड सैनिटरी वर्कर्स शुड बी डायरेक्ट
डायरेक्टेड टू क्लीन द गार्बेज एंड डिस्पोज इट ऑफ प्रॉपरली, और सैनिटरी वर्कर्स को कहा जाए कि वो गार्बेज को साफ करें और उसको डिस्पोज ऑफ कहीं पे जाके इसको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ करें, प्रॉपरली इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। आपने थोड़ी सी सजेशंस भी दे दी और एड्रेस भी कर दिया सिटी अथॉरिटी को कि वो इसका नोटिस लें। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द रेजिडेंट्स, ये रेजिडेंट्स के लिए भी आपने ये एक मशवरा दिया, एक सजेशन दी उनको कि ये उनकी ड्यूटी भी है टू कोऑपरेट विद द सिटी गवर्नमेंट, सिटी अथॉरिटी, कि वो भी कोऑपरेट करें। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट ओनली लाई ऑन द गवर्नमेंट बॉडी, सिर्फ गवर्नमेंट पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, बल्कि कॉमन सिटीजन्स को भी अपनी ड्यूटीज़ को पहचानना चाहिए, उनको इस अपनी ड्यूटीज़ को समझना चाहिए कि सिटी की जो क्लीनलीनेस है उसमें वो कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट यानी जो आपकी ज़िले हुकूमत है उसके साथ वो कैसे कोऑपरेट करें, एंड कीप द सिटी क्लीन, और अपने शहर को कैसे साफ रखें। देयर मस्ट बी एन अवेयरनेस ऑफ प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट अमंग द पीपल, और लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो वेस्ट है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। प्रॉपर डिस्पोजल के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि सिटीजन्स को भी नहीं चाहिए कि वो रोड साइड पे अब गार्बेज को रोड साइड पे फेंक दें और तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटी गवर्नमेंट पे आ जाए कि वही उठाएंगे और ये उन्हीं की ये सब पे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड फील हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस ऑफ द सिटी। ये सिर्फ एक ग्रुप का काम नहीं है, अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उन सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है। ओनली अ मेजॉरिटी कैन अचीव दिस क्लीनलीनेस, द पर्पस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीनलीनेस। एक बड़ी मिकदार में लोग जो हैं वो इस अगर मिल के काम करेंगे तो वो इस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आपने सैल्यूटेशन में डियर मैडम कहा था और डियर सर से आपने अपना लेटर स्टार्ट किया था, और आप एंड कैसे करेंगे, योर्स फेथफुली। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर इफ़ यू नेम अ पर्सन, आप उसका नाम लेंगे डियर मिस्टर अब्रार, तो एंड आप कैसे करेंगे, योर्स सिंसियरली। हमने यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें डियर सर से शुरू किया, तो मैंने उसको योर्स फेथफुली से एंड किया, योर्स फेथफुली, comma, and then you have to do your signature, and here in examination your signature is X, Y and Z. See, there is no comma and full stop between among these words, these alphabets X, Y, Z. So this is a format of letter writing at FSC level in their board examination. I hope I have become successful in conveying the proper way of letter writing and formal letter, format of the formal letter. Please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. If you have not subscribed it before, please subscribe it. Thanks for watching this video.